बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मैं हूं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। नाज़रीन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोग्राम का ये दूसरा पार्ट है। उम्मीद है आपको हमारा गुज़िश्ता प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके फीडबैक से भी हमें यही महसूस हुआ है। आज के इस टॉपिक में जो हमारा ये एपिसोड है या दूसरा पार्ट है, इसमें दो बड़े अहम सवाल हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे। बल्कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कानून में शायद ये दो ऐसे सवालात हैं जो इंतहाई रेलेवेंट हैं और हमारे आम जो लोग हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनको इस मसले का बहुत सारा सामना है। शाह साहब, ये बताइएगा, अगर एक शख्स मालिक है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो रिहायशी है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चर, मतलब किसी भी फॉर्म में वो मालिक ज़रूर है, बट उसके पास पोजेशन नहीं है और वो अपने कब्जे से महरूम है, तो ये कानून उसको क्या रेमेडी देता है और वो कोर्ट से रजू करके इस कानून के तहत क्या कोई दादरसी हासिल कर सकता है, क्या वो पोजेशन हासिल कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि जो पहली किस्म स्पेसिफिक रिलीफ की है, जो अदालत आपके हक़ में फ़ैसला देती है, वो ये है कि कब्ज़ा लेके आपको दिलवाना। तो जो बंदा मालिक होता है उसके बारे में सेक्शन 8 जो इस प्रॉपर्टी के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मौजूद है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 दफ़ा 8 में ये उन्होंने बताया है कि जी आप अगर कब्ज़ा लेना चाहते हैं तो आप अदालत से रुजू करेंगे दावा दायर करके। ये यंग वकला के लिए भी है गाइडेंस कि उन्होंने सेक्शन 8 के ज़रिए से दावा दायर करना है, और दावा दायर करने का प्रोसीजर सेक्शन 8 में यही बताया गया कि आप सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, ये अब जो आपका ये वाला हिस्सा है ये वकला के लिए है कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जिस तरह से कोई दावा दायर करने के बारे में उनके ऑर्डर रूल्स में लिखा है, आपने उनको फॉलो करना है कि एक दावा किस तरह से होना है। वो आप ऑर्डर 7 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, उसमें प्लेंट की डेफिनेशन है, प्लेंट में बताया गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वही चीज़ें आप लिखेंगे और उसके मुताबिक आप अपना दावा दायर करेंगे और साबित करेंगे। साबित करने के लिए आपको जो भी आपके पास सबूत हैं वो सारे के सारे आप अदालत को फराहम करेंगे। गवाही के तौर पर जो गवाह हैं उनकी गवाही करवाएंगे और अपना केस जो है वो इस्टेब्लिश करके तो फिर आप अदालत से अपने हक़ में फ़ैसला लेके अदालत आपको उसका कब्ज़ा लेके दिलवाएगी अगर आप मालिक हैं तो। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि इस दावे की सक्सेस के लिए, देखें, पॉसिबल है कि एक शख्स का इस्तेहकाक तो पूरी तरह से है, वो मालिक भी है, जायज़ मालिक है, उसका टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है, और जो दूसरा फरीक, उसका जो हरीफ है, जो उस वक्त उसके पोजेशन को रिटेन कर रहा है, उसके पास कोई ऐसा टाइटल डीड, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, तो ये ज़रूर गाइड फरमाइए कि कोई ऐसी गलती बुनियादी ना हो कि जिसकी बुनियाद पे एक हकदार जो है वो अपने हक से महरूम हो जाए। यानी उसका टाइटल ठीक है, अब केस दायर करने में जो आम तौर पे आपके मुशाहिदे में ऐसी गलतियां आती हैं, कोई ऐसे वकला जो माजरत से शायद तैयारी नहीं प्रॉपर करते या उस केस को स्टडी नहीं करते, वो कौन सी ऐसी बुनियादी गलतियाँ हैं जिसे आप समझते हैं कि हरगिज़ नहीं करनी चाहिए ताकि जो एक हकदार है उसको उसका हक मिल सके इस कानून के तहत? ये कानून इसमें एक जब 22 साल पहले मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया था तो उस वक़्त मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे एक बात समझाई थी कि ये जो दावा दायर करते हैं, कोई भी दावा दायर करते हैं, उस दावा दायर करने के वक़्त कुछ डॉक्यूमेंट जो उसके साथ जो फॉर्म्स की शक्ल में, वो भी सिविल प्रोसीजर कोड ही बताता है कि ये फॉर्म होंगे, वो फॉर्म की शक्ल में वो दिए हुए हैं, उनमें एक लिस्ट ऑफ रिलायंस या फ़र्द इन्हिसार होती है। फ़र्द इन्हिसार में वो उन्होंने मुझे फरमाया था कि ये सबसे टेक्निकल फॉर्म है किसी भी दावा दायर करते वक्त। आम तौर पे गलती ये की जाती है यंग वकला की तरफ से कि वो उसमें खाने बने हैं कि कौन कौन से उन्होंने कॉलम बनाया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप साथ लगा रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप वो पेश करेंगे, और कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है लेकिन वो किसी और के कब्ज़े में है, मसलन किसी सरकारी रिकॉर्ड के बारे में हवाला होता है, तो वो आप पेश करना चाहते हैं। अब आम तौर पे पूरा दावा तैयार कर लेते हैं लेकिन ये 3 खाने पुर करते वक्त वहाँ पे वो गलती कर जाते हैं और वो वहाँ पे वो लिख देते हैं कि जी जब इसमें जो एविडेंस की स्टेज आएगी, इश्यूज़ फ्रेम होंगे, उस वक्त जो है ना वो हम मज़ीद डिटेल देंगे, लेकिन उस वक्त वो उसको कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है। उस वक्त तक अक्सर लोग वो भूल जाते हैं अपने काम की मसरूफियत की वजह से कि हमने इसमें एक और लिस्ट भी सबमिट करनी है, और इस वजह से ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके गवाह पेश होने से रह जाते हैं।
जब आपके गवाह पेश होने से रह जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट पेश होने से रह जाते हैं, इसका मतलब है कि आप अपना राइट इस्टेब्लिश नहीं कर पाते और अदालत भी कानून की पाबंद होती है। और जब उसके सामने आप अपना मुद्दा पूरी तरह से बयान ही ना कर सकें तो फिर वो आपके हक में फ़ैसला देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए एहतियात ये है कि CPC को भी उसी तरह से देखें और उसमें ये टेक्निकल फॉर्म, लिस्ट ऑफ रिलायंस और जो गवाह आपने पेश करने हैं उसको प्लीज़ उसका मुताला कर लिया करें। और एक जो आम आदमी है जिसका केस होता है उसको भी ये चाहिए कि वो याद रखे, ये मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूँ, फ़र्द इन्हिसार, और उसमें डॉक्यूमेंट्स की डिटेल होती है, कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं दावा दायर करते वक्त उसकी कॉपी साथ लगा रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट जो आपके पास हैं और वो आप गवाही में एविडेंस में पेश करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट जो आप पेश करना चाहते हैं वो आपके पास नहीं है, कोई सरकारी रिकॉर्ड वगैरह है, तो वो लाजमी तौर पर ये डिटेल चेक करें कि ये डिटेल आपने प्रॉपरली वहाँ पे जमा करवाई है। बाकी आपके नेचुरल गवाह होने चाहिए, वो हक़ के मुताबिक गवाही दें। वो कोई जो है ना बिल्कुल झूठी कहानी होगी तो वो भूल जाता है बंदा, सच्ची कहानी होगी तो वो याद रखते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा, जैसे कि अब ये देखें बड़ा ये ट्रिकी सा है इस स्टेज पे, जो पोजेशन का जो सब्जेक्ट है, हम देखते हैं कि एट वंस जैसे कि हमारे पास ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जैसे सेक्शन 8 आपने फरमाया कि एक मालिक है उस प्रॉपर्टी का बट उस कब्जे से महरूम है किसी भी वजह से, तो उसको अगर वहाँ से डिस्पोजेस किया गया वो अपना पोजेशन दोबारा वापस लेना चाहता है, रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए एक सूट फाइल करेगा तो इस लॉ के तहत करेगा, उसमें अपने टाइटल के डॉक्यूमेंट साथ लगाएगा या वो सर्कमस्टांसेस ओरली बताएगा कि जिनमें उसे वहाँ से कब्जे से हटाया गया या उसको वहाँ से रिमूव किया गया। अब ये फरमाइएगा, क्या इसके पैरेलल कोई और भी कानून है? वैसे तो हम समझते हैं कि कानून मौजूद है, मैं चाह ये रहा था कि आप उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि इसके हवाले से, जैसे मैं थोड़ा सा अपने सवाल को थोड़ा सा क्वालिफाई करूं, जैसे इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट क्रिमिनल एक पूरा एक उसका रेमेडी दी गई है, क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इस कानून के तहत सिविल कोर्ट से रजू कर लेते हैं, तो क्या हमारा रास्ता बंद तो नहीं हो जाता कि हम उस शख्स को सजा भी दिलवा सकें जिसने हमारे साथ ज्यादती की और हमें ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्पोजेस किया? तो और कौन कौन से लॉज हैं जो इसके साथ मतलब इसके साथ अटैच हो सकते हैं या इसके रेलिवेंट हैं, उसके हवाले से फरमाइए। देखिए, इस चीज़ के ऊपर एक सबसे पहले माइंड क्लियर करें। सेक्शन 8 उन लोगों के लिए है जिनका इस्तेहकाक जायदाद में मौजूद है। ओके। और ये ज़रूरी नहीं है कि उनसे कब्ज़ा छीन लिया गया है। बाज़ औक़ात ऐसे मामला आते हैं कि उनको कब्ज़ा कभी मिला ही नहीं। ओके। मसलन वो विरासत आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, वो विरासत में है, वो मर्द हैं या वो खातून हैं और उनको कब्ज़ा मिला ही नहीं, बिल्कुल ठीक, लेकिन उनका हक है। सेक्शन 8 उन लोगों के लिए है ओके, कि वो उनका हक है, उनको कब्ज़ा उनके पास नहीं है, उन्होंने कब्ज़ा लेना है। तो वो लोग हैं, उनको डिस्पोजेस करना वो सेक्शन 8 वाला नहीं है कि अगर वो डिस्पोजेस भी कर दे, लेकिन वो उसमें यह है कि वो मालिक होंगे तो उसके बारे में ये इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो इन लोगों के लिए नहीं है जो मालिक हैं तो और उनको डिस्पोजेस कर दिया गया है। वो कुछ दूसरी चीज़ें हैं, वो सब के लिए है। ओके, वो कोई भी कर सकता है। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट तो सब के लिए, लेकिन उसमें कुछ कदगनें लगी हुई हैं। वो मेरे महबूब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर का कानून है और उस वक़्त बहुत सारे मामला ऐसे हुए थे, वो कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ था। बिल्कुल ठीक है, उसकी इंटेंट ये थी लॉ की, वो कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ था कि अगर कोई कब्ज़ा ग्रुप के तौर पे बैठे हैं और वो उनको डिस्पोजेस कर देते हैं तो फिर वो इस्तिगासा उसका होता है, वो फौजदारी कानून है और उसका सिविल से नहीं। और वो फौजदारी कानून हमेशा आपको पता होता है कि उसमें जिसने केस किया है गवाही उसी ने देनी है और साबित उसी ने करना है, दूसरे बंदे को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। लेकिन ये जो सिविल लॉ होता है इसमें दोनों को अपने अपने ज़िम्मे के सवालात जो अदालत करती है, जिसको इश्यूज़ कहते हैं, उनका जवाब देना होता है। बिल्कुल ठीक है, ये मेरे सवाल पूछने का मकसद शायद आप समझ गए हों, क्योंकि मेरी नज़रों से ऐसे केसेस गुजरे हैं कि जिसमें विरासती तौर पे उसके नाम पे ट्रांसफ़र तो हो गया कुछ हिस्सा उस प्रॉपर्टी का, जो भी उसका शरई और कानूनी हिस्सा बनता था, बट उसकी रिकवरी के लिए बजाय कि पार्टीशन और ये दखलियाबी में जाते तो उसमें इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के मैंने इस्तेगासे देखे हैं। तो अच्छा, अगला ये तो आपने बड़ा क्लियरली इसको बता दिया। अब दूसरा जो हिस्सा है, एक शख्स मालिक ही नहीं है, उसके पास उस जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसका टाइटल नहीं है, मालिक नहीं है, को शेयर नहीं है, उसका कोई ऐसा उस पर क्लेम नहीं है,
किराएदार हो सकता है, किसी भी और फॉर्म में नाजायज़ काबज़ हो सकता है। अब ऐसा शख्स काबज़ तो था, मालिक नहीं था, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया ज़बरदस्ती, तो उसके पास इस लॉ में कोई रेमेडी मौजूद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और देखिए, एक महज़्ज़ब मुआशरा जो होता है ना, महज़्ज़ब मुआशरे की सबसे पहली शर्त ये होती है और उसकी निशानी ये होती है कि वो अपने मामलात ख़ुद से हल करने की कोशिश नहीं करते। जब मैं कानून को अपने हाथ में लेके ख़ुद ही अदालत बन जाऊंगा, खुद ही फैसला सुना के उसके ऊपर अमल दरामद भी कर दूंगा, तो इससे मुआशरे में बदअमनी फैलती है और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और अल्लाह माफ़ करे लोग कत्ल हो जाते हैं। इसलिए इसके बारे में कानून ने उन लोगों के लिए, अब मैं आपको, ये सेक्शन 9 है इसका, और आप यकीन नहीं करेंगे कि बेशुमार हमारे दोस्तों को उसके बारे में, इसके बारे में वो केस इस कानून के तहत करते ही नहीं, इस सेक्शन के तहत, हालांकि ये पूरा। अब लॉ क्या कहता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 9 है और उसके मुताबिक ज़रूरी ही नहीं है कि आप मालिक हो, आपने सिर्फ ये साबित करना है कि आप काबिज थे। उसकी शराइत क्या है? आपके पास कब्ज़ा था और आपका कब्ज़ा किसी ने, वो गैर मनकूला प्रॉपर्टी के बारे में कि जायदाद वगैरह, मकान वगैरह, ज़मीन वगैरह, ऐसी इमोबल प्रॉपर्टी के बारे में आपका कब्ज़ा था और आपका कब्ज़ा छीन लिया गया है। और छीना कैसे गया है? आपकी रजामंदी शामिल नहीं थी। फिर बता दूं, आपको डिस्पोजेस किया गया है, आपसे कब्ज़ा छीन लिया गया है, प्रॉपर्टी इमूवेबल है 2, और तीसरा आपकी उसमें मर्जी शामिल नहीं थी, और चौथा कि उसमें ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो कानूनी तरीका जो है वो इख्तियार नहीं किया गया। कानूनी तरीके के बगैर, कानूनी तरीका क्या है कि अदालत के ज़रिए से, बग़ैर अदालती तरीके से वो आपको वहाँ से बेदखल कर देते हैं, आपसे कब्ज़ा छीन लेते हैं। तो फिर आप या आपके बिहाफ के ऊपर, मसलन अगर किसी के बाप को निकाल दिया तो उसका बेटा या उसका मुख्तार वो दावा कर सकता है। और वो दावे में क्या मांगेगा? वो मांगेगा कि जी मैं यहाँ पे काबिज था और मुझसे ये कब्ज़ा छीन लिया, मुझे ये कब्ज़ा वापस दिलाया जाए। अब उसको इस केस में सिर्फ एक चीज़ साबित करनी होती है कि मेरे पास कब्ज़ा था और इन्होंने इस तरीके से छीन लिया है। अब मज़ीद उसमें ये है, ये सेक्शन 9 में ये बहुत क्लियरली लिख दिया गया है कि ये चीज़ इसमें गैर अहम है कि इस दावे में अगर जो कब्ज़ा छीनने वाला है वो आके बताए कि मैं इसका मालिक हूँ इसलिए मैंने छीना है। ये कोई डिफेंस नहीं, ये कोई डिफेंस नहीं। मालिक भी ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के बगैर और बगैर कंसेंट के किसी शख्स को डिस्पोजेस कर देगा तो उसके ऊपर ये कानून लागू होगा, सेक्शन 9 लागू होगा और उसको कब्ज़ा वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल वो कब्ज़ा वापस करेगा, लेकिन इसमें कुछ इसमें है कि ये चीज़, क्योंकि हम ज़मीन छोड़ने का तो हमारा मूड ही नहीं ना होता जब तक हम मर ना जाएं, उसके लिए तो हम सब रिश्ते भी भुला देते हैं। ये कानून, ये सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का प्रोविंशियल या फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सड़क बनानी है वो कब्ज़ा आपसे छीन लेते हैं, वो उसके आपको पैसे देते हैं, वो एक कानून मौजूद है। उन्होंने कोई और गवर्नमेंट पब्लिक चीज़ बनानी है उसके लिए वो आपसे ले लेते हैं, तो उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मेरी मर्जी के बगैर और ये इन्होंने छीन लिया। मुफादे आमा में अगर मुफादे आमा में है तो आमतौर पे उनके डॉक्यूमेंटेड काम जो गवर्नमेंट के होते हैं वो मुफादे आमा के ही कह के किए जाते हैं। और जब इस केस का फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये एक, इसको एक समरी ट्रायल कहते हैं, आमतौर पे एक केस होता है तो केस के खिलाफ अपील हो जाती है। इस केस में उन्होंने अपील का हक ले लिया वापस। अच्छा, एज ए मैटर ऑफ राइट आप अपील नहीं कर सकते? इसमें अपील कर ही नहीं सकते। अच्छा, अपील का राइट ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आप इसमें रिव्यू, नज़रसानी, कि आप अदालत को कहेंगे जी इसमें नज़रसानी फरमाएं, ये आपने गलत कर दिया, आप रिव्यू भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें पता है, और अपने सुनने वालों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे कानून ये कहता है कि जहाँ पे अपील ना हो वहाँ पे आप निगरानी कर सकते हैं। अब निगरानी जो है वो उसमें और अपील में क्या फ़र्क है? अपील में बहुत सारे के सारे मामला जो है वो नीचे वाली कोर्ट के, वो ऊपर वाली अदालत जो है वो उन सब के सब को डिस्कस करती है।
और वो बड़ा ब्रॉड किस्म का होता है उसमें चांसेस, लेकिन रिवीजन या निगरानी उसमें वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, नैरो स्कोप है, वो नैरो स्कोप है। उसमें आपने वो बिल्कुल इरेगुलरिटी इलीगैलिटी कमिटेड बाय द लोअर कोर्ट वो आपने साबित करना होता है, तो उसके मुताबिक आप रिलीफ ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं से। तो इसमें उन्होंने वो साबित कर दी। लेकिन इसके एंड पे इस कानून के एक चीज़ उन्होंने फिर बता दी है, जिसमें असल में इसका वो लुब्बे लबाब इसकी रूह इस सेक्शन की वो है, वो ये है कि उन्होंने इसमें लगा दिया है कि लेकिन अगर आप मालिक थे, आपका राइट था, लेकिन आपने क्या किया, आपने कानून को बीच में डाला नहीं, खुद कानून बन गए और वो छीन लिया और सेक्शन 9 के दावे के तहत आपसे कब्जा लेके वापस उसको दिला दिया, तो फिर भी आपके ऊपर ये पाबंदी नहीं लगती कि अब ये मैटर डिसाइड हो चुका है, आप फिर से दावा कर सकते हैं। वही कानूनी कार्रवाई जो आपने पहले पोजीशन लेने के लिए करनी थी, अब आपको नए सिरे से दोबारा करनी पड़ेगी। आपने स्किप की थी, आपने बिल्कुल ठीक उसको बाईपास कर लिया था, अब वो करें और साबित करें और फिर भी कब्जा आपको वापस मिल सकता है, यानी हम कानूनी तरीके से। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली जो रिट ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश करवाना, उसको मनवाना मकसद है कानून का, कि अगर आप मालिक हैं लेकिन कब्ज़ा किसी और के पास है तो आप अदालत का दरवाज़ा नॉक करें, इदारों का दरवाज़ा नॉक करें, ना कि आप वहाँ जाके बिगाड़ पैदा करें। और ऑल दो एक तो आपके पास पहले ही आपका पोजेशन नहीं है, आपका इस्तेहकाक मजरूह हो चुका है और आप कोई कत्लो गारत लड़ाई झगड़ा नक्शे अमन उसका शिकार करें इस माशरे को, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक भी है, लॉजिकल भी है। बहुत शुक्रिया। आज का हमारा जो प्रोग्राम था ये बुनियादी 2 हम सवालात एड्रेस करना चाह रहे थे ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम कानून को जब भी देखें तो उसको गौर करें कि उसका मकसद क्या है। इस कानून में इन 2 दफ़ात का जो वाज़ेह मकसद यही है कि अगर आप मालिक हैं और कब्ज़ा लेना चाहते हैं तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप मालिक नहीं हैं और फिर आपसे किसी दूसरे ने या उसके मालिक ने पोजेशन छीन लिया है तो तब भी आपके पास रेमेडी मौजूद है कि कोर्ट में आएँ और उसको बताएं कि पोजेशन मेरा था, ऑल्दो ये मालिक था बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ये मेरे पास पोजेशन था, ये ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता था, तो कोर्ट पोजेशन उसका रिकवर करवा के देगी। और असल जो मालिक है, जो ओनर उस प्रॉपर्टी का, उसके लिए कानून के दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि कानून ये कहेगा जी बिस्मिल्लाह अब आप आएँ, हमें अपनी अर्जी दें, दावा दें, आप चूँकि मालिक हैं हम आपको पोजेशन इसका कानूनी तरीके से दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया शाद साहब, आज का हमारे इस प्रोग्राम का साथ यहीं तक था। इंशाल्लाह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो बकिया दफ़ात हैं, जो बकिया इसका लॉ है, उसको भी इंशाल्लाह थ्रैश करेंगे अपने अगले आने वाले पार्ट्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ख़ास तौर पे एक मैं रिक्वेस्ट फिर से दोहराऊंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। जैसे शाह साहब अक्सर कहते हैं कि जो कानून है या जो इल्म है वो हर इंसान की दस्तरस में होना चाहिए, हर इंसान को ये बुनियादी शऊर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए मेरे कानूनी तौर पे हकूक़ क्या हैं और मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो इन्हीं ख्यालात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले इस प्रोग्राम के पार्ट में इंशाल्लाह फर्दर इसको हम एलैबोरेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।